मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आप सभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। विभो 24 स्टडी चैनल के द्वारा लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ताबड़तोड़ प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास दी जा रही है, जो आप सभी के परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्नों की व्याख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिससे आप सभी को याद करने में सरलता होगी। ताबड़तोड़ प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, सहोदर का विलोम चुनें। पहला ऑप्शन कुधर, दूसरा ऑप्शन अन्योदर्श, तीसरा ऑप्शन अधर, चौथा ऑप्शन परोदर। तो इसका सही ऑप्शन होगा परोदर। हमारा अगला प्रश्न है, रात का पर्यायवाची शब्द चुनें। पहला ऑप्शन पयस, दूसरा ऑप्शन अमी, तीसरा ऑप्शन त्रियमा, चौथा ऑप्शन धाम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। रात का अन्य पर्यायवाची में निम्न आते हैं, रात्रि, निशा, छया, रैन, यामिनी, सर्वरी, तमस्विनी, विभावरी। अब वहीं पे धाम का पर्यायवाची है घर, आलय, आवास, गेह, गृह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वास, वासस्थान, शाला, सदन। अमी का पर्यायवाची है अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? अधिकरण तत्पुरुष का, करण तत्पुरुष का, संबंध तत्पुरुष का। अगला ऑप्शन है संप्रदान तत्पुरुष का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, करण तत्पुरुष का, अर्थात गोबर से निर्मित गणेश। जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से के द्वारा और से होता है। इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास में कुल 6 कारक होते हैं। पहला कर्म, जिसका चिन्ह है को, दूसरा करण, जिसका चिन्ह है से, तीसरा संप्रदान, जिसका चिन्ह है के लिए, चौथा अपादान, जिसका चिन्ह है में, पांचवा संबंध, जिसका चिन्ह है काके की, छठा अधिकरण, जिसका चिन्ह है में पर। तो कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिसका चिन्ह है को। समास शब्द का विग्रह करने पर कारक विभक्ति या परसर्ग को आए तो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष बनता है, जैसे पतित पावन, पतित को पावन करने वाला। करण तत्पुरुष समास कारक विभक्ति से का प्रयोग होता है तथा यह जुड़ाव का बोध कराता है, जैसे रस भरा, रस से भरा। संप्रदान तत्पुरुष किसे कहते हैं? कारक विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। अपादान तत्पुरुष किसे कहते हैं? कारक विभक्ति से का प्रयोग होगा तथा यह अलगाव का बोध कराएगा, जैसे धनहीन, धन से हीन, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास षष्ठी तत्पुरुष में कारक विभक्ति का, की, के का प्रयोग होता है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल।
राजभवन, राजा का भवन। अधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं? इसमें कारक विभक्ति में पर का प्रयोग होता है, जैसे पुरुष सिंह, आप बीती, आप पर बीती। हमारा अगला प्रश्न है, तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, वह किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन कर्मधारय समास का, दूसरा ऑप्शन द्विगु समास का, तीसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास का, चौथा ऑप्शन बहुब्रीहि समास का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास का। द्विगु शब्द द्वि और गु शब्द से मिलकर बना है, जिसमें द्वि का अर्थ दो से है, लेकिन गु शब्द का अर्थ गाय से है। अर्थात शब्द का प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संख्या हो, दूसरा पद संज्ञा हो तथा समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराए, तो वहाँ पर द्विगु समास बनता है, जैसे द्विवेदी, त्रिवेणी, पंचवटी, चौखट, तिरंगा। इसमें एक विशेष पॉइंट है जिसे हम देख लेते हैं। जब प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद किसी प्रसिद्ध नदी का नाम हो, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास बनता है, जैसे पंचगंगम, द्वियमुनम। इसके ऑप्शन में है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? इसको हम नियम के द्वारा देखते हैं। तो पहला नियम है, सामासिक पद में विशेषण विशेष्य का संबंध बने तो कर्मधारय समास कहा जाता है। इसका विग्रह करने पर है जो शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे महाकवि, महान है जो कवि। और नियम 2 है कर्मधारय समास का, जब कोई उपसर्ग विशेषण के रूप में कार्य करे तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा, जैसे सुपुत्र, कुपुत्र। नियम नंबर 3 में है, योजक चिन्ह के दोनों तरफ विशेषण शब्द आने पर कर्मधारय समास बनता है, जैसे लाल लाल, हरा हरा। नियम नंबर 4 में है, जहाँ पर उपमेय और उपमान की उपस्थिति होती है या एक की तुलना किसी दूसरे से की जाती है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास बनता है, जैसे चरण कमल, मृगनयनी, प्राण प्रिय। अब हम प्रधानता के आधार पर देख लेते हैं समास के कैसे भिन्नता की जाती है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद अप्रधान होता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद अप्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद अप्रधान होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। द्विगु समास में प्रथम पद अप्रधान होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके, जिसको शब्द आते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास मानना चाहिए, जैसे लंबोदर, दशानन, चक्रप्राणी, वीणापाणी। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? उद्देश्य बोधक अव्यय है, करण बोधक अव्यय है, संकेत बोधक अव्यय है, स्वरूप बोधक अव्यय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वरूप बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जिन अव्ययों के द्वारा
समान स्तर के वाक्यों अथवा समान महत्व वाले शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ा जाता है उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कुछ लोग दर्शन करने चले गए और कुछ अब आ रहे हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष के 4 भेद हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक, परिणाम सूचक। यदि उदाहरण में और, तथा, एवं, व आदि आए तो संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होगा। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं। और विभाजक जब उदाहरण में चाहे, अन्यथा या अथवा आए तो वहाँ पर विभाजक होगा। जैसे यह या तो विनीत की पुस्तक है या सुमेर की। विरोध सूचक जब उदाहरण में किंतु, परंतु, मगर, लेकिन आए तो विरोध सूचक होगा। जैसे वह विदेश जाना चाहता था परंतु उसे वीज़ा नहीं मिला, परंतु आया है तो इसलिए यह विरोध सूचक है। परिणाम सूचक जब उदाहरण में परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप, अतः, इसलिए आदि आए तो वहाँ पर परिमाण सूचक होगा। जैसे वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया तो इसलिए आया है, इसलिए यह परिमाण सूचक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद। व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द किसी प्रधान वाक्य में आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यदि उसका कार्य पूरा हो जाता तो वह सो जाता। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद हैं: करण सूचक, संकेत सूचक, स्वरूप सूचक, उद्देश्य सूचक। तो पहला है कारण सूचक। जब वाक्य में क्योंकि, इसलिए, कि, ताकि, जिससे आदि शब्द आते हैं तो कारण सूचक होता है। जैसे अभी मेहनत मत करो क्योंकि तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, तो इसमें क्योंकि आया है इसलिए यह कारण सूचक है। संकेत सूचक जब उदाहरण में यदि, वो, जो, तो, यद्यप, तथापि आदि आए तो वह संकेत सूचक होगा। जैसे यदि राम ठीक से पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, तो यहाँ पर यदि आया है और तो आया है तो यदि, तो, जिससे यह संकेत सूचक है। स्वरूप सूचक जब उदाहरण में कि, यानी, अर्थात, मानो आदि शब्द आए तो स्वरूप सूचक होता है। जैसे यह इतना ठंडा है कि छुआ नहीं जा सकता, यहाँ पर की आया है। और इस उदाहरण में जो प्रश्न में दिया गया है, ऐसा लगता है मानो बम फटा, तो यहाँ पर मानो आया है। मानो आया है इसलिए यह स्वरूप बोधक है। चौथा है उद्देश्य सूचक। उद्देश्य सूचक जब उदाहरण में ताकि, जिससे कि, इसलिए कि आदि शब्द आए तो वहाँ पर उद्देश्य सूचक होगा। जैसे बचाव दल तैयार है ताकि बाढ़ के समय जनहानि को रोका जा सके, तो यहाँ पर ताकि आया है इसलिए यह उद्देश्य सूचक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। दूसरा ऑप्शन युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। तीसरा ऑप्शन साधनों का विकास करने होंगे। चौथा ऑप्शन छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को, 27 जून को, 20 जून को, 5 जून को।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 5 जून को। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। कुछ हम महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। मुख्य थीम 2021 की आर्द्र भूमि एवं जल है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। विश्व स्काउट दिवस 23 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। विश्व अर्थ आवर 27 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। मुख्य थीम 2021 की पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। मुख्य थीम 2021 योगा फॉर वेल बीइंग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है 29 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। मुख्य थीम 2021 की द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑफ फर्टिलिटी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। मुख्य थीम 2021 की थियर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। लाल बहादुर शास्त्री जयंती और महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? पहला ऑप्शन 31, दूसरा ऑप्शन 23, तीसरा ऑप्शन 24, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 33 देशों में मतदान अनिवार्य है। बेल्जियम में 1894 से ही वोटिंग नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है। भारत में मतदान का अधिकार एक विधिक अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, दूसरा ऑप्शन प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना, तीसरा ऑप्शन निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। चुनाव आचार संहिता की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को, 25 जनवरी 1966 को, 1 जनवरी 1960 को, 5 जनवरी 1962 को। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 14 जनवरी, ऑप्शन नंबर 1, 14 जनवरी 1965 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य है किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं धान की खरीदारी करना। कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनका मुख्यालय और स्थापना हम देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वर्तमान में कुल 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है। इसमें 2 जैतून की शाखाएं और विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सर्वाधिक योगदान अमेरिका का है, दूसरा योगदान जापान का है। संयुक्त राष्ट्र ने कुल 6 भाषाओं में मान्यता दिया है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चीनी, अरबी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्य चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा सचिवालय। नीदरलैंड्स में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में स्थित हैं, सभी के मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य हैं जिनका कार्यकाल कुल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गणपूर्ति 9 न्यायाधीश होते हैं। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं जिसमें स्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी सदस्य 10 हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिग्वेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक
मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनिसेफ मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम न्यायालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय गेट का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन ग्रेट ब्रिटेन में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। कुल सदस्य देश 10 हैं। स्थापना इसकी 1967 में हुई। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कुल सदस्य 30 हैं। स्थापना 1949 में। अफ्रीकी एकता संगठन आदिस बाबा इथियोपिया में इसका मुख्यालय है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। सार का मुख्यालय काठमांडू जिसके कुल सदस्य 8 हैं। इसे दक्षेस भी कहा जाता है। स्थापना 1985 में हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय अदिस बाबा में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जिनेवा में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष ग्लांड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में है। पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन ओपेक वियना में मुख्यालय है। यूरोपीय मुख्य व्यापार संघ का मुख्यालय जिनेवा में है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जिनेवा में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लक्जमबर्ग में है। यूरोपीय स्पेन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस में है। यूरोपियन परमाणु रिएक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस में है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ग्रीनपीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड में है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो पहला ऑप्शन 63, दूसरा ऑप्शन 33, तीसरा ऑप्शन 43, चौथा ऑप्शन 53। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 9 है। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किस विशेष फसल के लिए है? पहला गन्ना और चाय, दूसरा जूट और कपास, तीसरा दलहन और तिलहन, चौथा गेहूं और चावल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं और चावल। इसकी हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966-67 से प्रारंभ होती है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। यह मैक्सिको मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में
हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति की जन्मस्थली भारत में पंतनगर उत्तराखंड से हुई है। अन्य प्रमुख क्रांतियों के बारे में हम जान लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? स्केल्ड वाइपर, रसेल वाइपर, किंग कोबरा, कॉमन क्रेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रसेल वाइपर। भारत की सभी सांपों में सबसे विषैला सर्प रसेल वाइपर है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? कृषि कार्य बैठक के लिए, ग्रामीण ऋण के लिए, फसल की साझेदारी के लिए, कृषि कार्य बैठक और फसल की साझेदारी के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि कार्य बैठक और फसल की साझेदारी के लिए। बटाई के अंतर्गत खेत को ठेके पर दिया जाता है। फसल का विभाजन इसके अंतर्गत फसल का विभाजन बराबर भागों में भूस्वामी एवं कृषक के बीच किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? कबूतर की, कछुआ की, घोड़ा की, ऊंट की। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कबूतर की। कबूतर को शांति का प्रतीक भी माना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप सभी का वीडियो के प्रति कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मेरे गोलगप्पों बहुत बहुत धन्यवाद।